नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एनएवी कट ऑफ टाइम। बार बार इन्वेस्टर का क्वेरी होता है कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और मुझे एनएवी अलॉट नहीं हुआ, 2 दिन के बाद अलॉट हुआ। इसका खेल समझते हैं। पहले तो मार्केट ओपन जो होता है 9:15 से 3:30 तक ओपन होता है। मार्केट में जो हलचल हो रहा है अलग अलग शेयर का, मारुति है, एयरटेल है, हीरो होंडा है, अलग अलग हलचल हो रहा है। तो 3:30 जब क्लोज हो जाता है, मान लेते हैं कि एक दिन पहले 100 रुपया रेट था, लेकिन ये हलचल हुआ। हलचल के बाद जब मार्केट क्लोज हो गया 3:30, तो सबका एवरेज निकाला। मतलब फंड मैनेजर ने जिस स्कीम में पैसा लगाया उसमें 50 स्टॉक है। वो हलचल हो गया मार्केट आवर में 3:30 के पहले। मार्केट जब क्लोज हुआ तो एवरेज निकाला तो 100 का 101 हो गया। पर ये जो 101 रुपया हुआ, ये आपको 3:30 ही अलॉट नहीं होगा। ये अलॉट होगा आपको 11 बजे रात में। सारे म्यूचुअल फंड कंपनी जो एनएवी प्राइस डिस्क्लोज करते हैं वो 11 बजे करते हैं। उस 11 बजे रात में आपको 101 रुपया से एनएवी अलॉट होगा। उस हिसाब से यूनिट आपका परचेज होगा, या रिडीम करेंगे तो उतना माइनस होकर अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यदि आपने 1 लाख रुपया लगाया तो 101 के रेट से होगा, या घट सकता था तो 99 भी हो सकता है। तो 99 रुपीज तो ये एनएवी हुआ, पर वो डिस्क्लोज होगा 11 बजे, और 11 जो रेट है उसी रेट से आपको यूनिट मिलेगा। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कट ऑफ टाइम का बड़ा अच्छा रोल है। रोल क्या है? अगर आप 3 बजे के पहले परचेज करते हैं या रिडीम करते हैं तो उसी दिन आपका एनएवी अलॉट होगा। मतलब 3 बजे के पहले खरीद लिया तो 11 बजे जो एनएवी डिसाइड होगा उसी रेट से आपको एनएवी अलॉट हो जाएगा। यदि रिडीम कर रहे हैं और 3 बजे के पहले रिडम्पशन डाला है तो उसी दिन जो एनएवी 11 बजे डिस्क्लोज होगा उस रेट से आपका यूनिट बिकेगा और अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन यदि आप 3 बजे के बाद करते हैं, रिडम्पशन 4 बजे करते हैं, 3 बज के 1 मिनट पे करते हैं, 5 बजे करते हैं, रात में 9 बजे करते हैं, तो अगले दिन 24 घंटा के बाद जो एनएवी डिस्क्लोज होगा, जो कि 11 बजे रात में डिस्क्लोज होगा एनएवी, उस रेट से खरीद बिक्री माना जाएगा। यहाँ पे एक चीज समझना है कि 3 PM के बाद, आप मान लेते हैं फ्राइडे को 3 PM के बाद किए तो सैटरडे आ गया, संडे आ गया, मंडे को जो मार्केट खुलेगा उसके बाद जो हलचल होगा, 3 बजे तक हुआ हलचल, 11 बजे जो रात में एनएवी डिस्क्लोज होगा उस रेट से आपको एनएवी मिलेगा। अगर परचेज किया है या रिडीम किया है तो मंडे के रात के 11 बजे जो एनएवी हुआ डिस्क्लोज उस रेट से होगा। फ्राइडे आप 3 बजे के बाद किए तो 3 बजे के पहले किए तो फ्राइडे का ही एनएवी मिल जाएगा जो रात को 11 बजे डिस्क्लोज होगा। पर यदि 3:01 भी किया तो मंडे को होगा। यानी कि आप 3 बजे के बाद फ्राइडे कर लो, सैटरडे कर लो, संडे कर लो, या मंडे 3 बजे के पहले कर लो, बात बराबर है। 3 दिन का समय है, आप करो ना करो, 3:01 में कर लो फ्राइडे को या मंडे को 3 बजे के पहले करो, बात बराबर है। एनएवी आपको जो है मंडे रात में जो डिस्क्लोज होगा 11 बजे वही मिलने वाला है। यहाँ एक चीज समझना जरूरी है कि 3 PM के पहले आपने खरीद भी लिया फिर भी आपको एनएवी नहीं मिला। इसका रीजन यह है कि 3 PM के पहले आपने खरीदा और स्कीम के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड का अलग अलग स्कीम का अलग अलग अकाउंट नंबर होता है, उस स्कीम में पैसा चला जाना चाहिए। ज्यादातर देखा गया है नेट बैंकिंग करते हैं या यूपीआई करते हैं, स्कीम अकाउंट में उसी दिन पैसा चला जाता है। उसी दिन पैसा गया तो 11 बजे रात में जो एनएवी डिस्क्लोज होगा उस रेट में मिल जाएगा। पर यदि पैसा नहीं गया, मैंडेट के थ्रू किए, ऑटो मैंडेट किए, कुछ और विधि से किए, तो अगर स्कीम के अकाउंट में पैसा नहीं गया तो एनएवी अलॉट नहीं होगा उस दिन। 2-3 दिन के बाद होगा। फिर वो 2-3 दिन के बाद जब स्कीम के अकाउंट में पैसा जाएगा तब होगा। तो ज्यादातर इन्वेस्टर में हम देखते हैं कि मैंडेट के थ्रू है और सेम बैंक नहीं होने की वजह से, सेम बैंक मतलब मेरा आईसीसी है और स्कीम का अकाउंट भी आईसीसी में है, तो सेम डे एनएवी पैसा चला जाता है और एनएवी अलॉट हो जाता है। लेकिन आप पीएनबी से कर रहे हैं, एसबीआई से कर रहे हैं, पर स्कीम अकाउंट अगर आईसीसी में है, एक्सिस में, किसी और में, और वो स्कीम अकाउंट में सेम डे पैसा नहीं गया तो एनएवी मिलने में 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है, जो ज्यादातर इन्वेस्टर का होता है। यहाँ पे पहले नियम कुछ और था, जैसे ही आप चेक लगाते थे 3 PM के पहले एनएवी अलॉट हो जाता था। स्कीम में पैसा गया नहीं गया उससे कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ पे लोग प्रिडिक्शन कर लेते थे कि चेक लगाया, मार्केट अगर बढ़ रहा है तो चेक लगा हुआ क्रेडिट कर दिया, और गिर गया तो चेक को वापस कर लिया, बाउंस कर दिया, या फिर स्टॉप पेमेंट कर दिया। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा चालबाजी पहले चलता था मार्केट में। तो साधारण इन्वेस्टर कोई प्रिडिक्शन ना करे, सिर्फ मोगेम्बो के अलावा, वो बड़े प्लेयर हैं वही प्रिडिक्शन सारा कर सकते हैं। यहाँ पे साधारण इन्वेस्टर कुछ ना कर सके तो ये नियम हटा दिया। अब स्कीम के अकाउंट में पैसा जाएगा तो ही एनएवी अलॉट होगा। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अलग अलग स्कीम का अलग अलग अकाउंट होता है, इसलिए जब आप चेक पे लिखते हैं, चेक से अगर पेमेंट करते हैं
तो एसबीआई स्मॉल कैप लिखते हैं, निपॉन स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, स्कीम का नाम लिखते हैं। अगर 10,000 स्कीम है या उससे ज्यादा भी है तो अलग अलग स्कीम का अलग अलग अकाउंट है। पर इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस में सीधा सीधा एक बड़ा सा अकाउंट नंबर है, lifeinsurance.com लिखा रहेगा, एक ही खाता में सारा पैसा जाता जाएगा। आप इसी बात से कभी कभी बच सकते हैं कि आपका पैसा इंश्योरेंस में जा रहा है कि म्यूचुअल फंड में जा रहा है। अगर स्कीम का नाम लिखा हुआ है तो समझिए कि म्यूचुअल फंड में जा रहा है। अगर कंपनी के नाम पे पैसा जा रहा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी है, एसबीआई म्यूचुअल फंड भी है, एचडीएफसी का लाइफ इंश्योरेंस भी है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी है, तो स्कीम का नाम अगर है तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड में गया। पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऐसे लिखा है तो समझो कि वो इंश्योरेंस में पैसा जा रहा है। मुझे आजकल बहुत सारा व्हाट्सएप पे फ्रॉड रिलेटेड चीज आता है कि मेरा पैसा कहीं चला गया। टेलीग्राम से व्हाट्सएप ग्रुप में बनाया था और कोई ऐप नहीं था, अकाउंट में पैसा डालने बोला और हमने डाल दिया, बोला 15% का रिटर्न देंगे, मेरा फोटो यूज कर लिया या फिर सब कुछ चैनल भी उसी तरह से दिखा दिया। और आप ऐप के थ्रू ना करके, यूपीआई से ना करके, नेट बैंकिंग से ना करके डायरेक्ट किसी के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने बोले, मार्केट में शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने बोले, ट्रेडिंग करने बोले या इंश्योरेंस में करे, आपको एप्स के थ्रू जाना है। ऐप में सारा डिटेल अपना भरना है, केवाईसी करना है, एड्रेस भरना है, उसके बाद ऐप के थ्रू करना है। कोई फोन पे बता दे कि ये अकाउंट है, ये स्कैनर है, इस पे भेज दो, इस पे नहीं करना है। वो जो भी इस तरह से कर रहा है वो फ्रॉड ही होगा, चाहे छोटा पैसा हो चाहे बड़ा पैसा हो। आज ही मुझे 40,000 का एक मैसेज आया है कि फ्रॉड हुआ है, फोन करके बताया क्या कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हो। ऊपर से नीचे तक जो तंत्र चला रहा है 47 के पहले, जो आज भी वही चला रहा है, वो कराया जा रहा है। ऐसा कोई मदद करने वाला नहीं है कि मदद करना भी चाहे ना तंत्र, कि ईमानदार व्यक्ति मिल गया तंत्र में है वो करना चाहे तो ऊपर से आदेश आ जाएगा चुप रहो, बंद करो, बैठो, पोस्टिंग चेंज करवा दूंगा, तो डर से बैठ जाता है। ये ऊपर से हो रहा है, हो इसलिए रहा है कि ये रोकड़ा को खत्म करके सब कुछ मोबाइल डिजिटल में लाना चाहता है। इसीलिए तरह तरह का आप स्कैम देखेंगे, धड़ल्ले से हो रहा है। आपको समाज में ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये कागज के कारण, ये कागज ना होता, ये रोकड़ा ना होता, इतना इतना घोटाला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हो तो रहा है, ये पहले भी हो रहा था, पर ये लूपहोल छोड़ा हुआ है जानबूझ के कि होते रहे, ताकि ये संदेश दें कि इसको खत्म करो और सीधा सीधा डिजिट में आ जाओ खाली। तो आपको जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो ऐप के थ्रू पेमेंट करना है। कोई फोन पे बताए, स्कैनर भेजे, नेट बैंकिंग करवाने बोले, अकाउंट में पैसा डालने बोले, बोलेगा कि आपका पोर्टफोलियो तो 20 लाख का हो गया है पर टैक्स में आपको 21,000 रुपया जमा करना है। बस आपको वो दिखेगा कि बड़ा अमाउंट दिखेगा और टैक्स का अमाउंट दिखेगा नहीं। वो जैसे ही आपने ट्रांसफर किया स्विच ऑफ हो जाएगा, कोई मदद करने वाला नहीं है। फिर एनएवी का जो परचेज में रूल है, रिडम्पशन, अब जब आप पैसा निकालते हैं तो सेम रूल है। 3 PM के पहले करते हैं तो सेम डे एनएवी मिलेगा जो 11 बजे डिस्क्लोज होगा, और उसी रेट से पैसा आपको 2 से 3 दिन के बाद अकाउंट में आ जाएगा। वो सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए। अगर सैटरडे संडे है तो आप उसको 3 से 5 दिन को जोड़ सकते हैं कि 5 दिन के बाद पैसा आएगा। अगर मंडे किए तो मंगलवार बुधवार को छोड़ करके बृहस्पतिवार को पैसा आ जाएगा। लेकिन फ्राइडे किया 3 बजे के पहले, सैटरडे संडे छोड़ दीजिए, सोमवार मंगलवार को भी छोड़ दीजिए, 2 वर्किंग डेज हो गया, बुधवार को पैसा आ जाएगा। तो इस तरह से हिसाब किताब लगा करके जब आप प्लान करके पैसा रिडीम करेंगे तो आपको तय समय पे पैसा आ जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि कभी कभी आप पुराने पोर्टफोलियो है चल रहा है और आप जब आप रिडीम करेंगे तो पैसा डायरेक्ट क्रेडिट नहीं होगा और आपको चेक इशू हो जाएगा, फिर हो गया बघेड़ा, 1 सप्ताह 15 दिन लग जाएगा। तो बड़ा काम कर रहे हैं, घर बनाना है, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना है, या कुछ शादी ब्याह का चल रहा है कि निहायत ही जरूरी काम आ गया पैसे का, तो आपको क्या करना है, 1 महीना पहले ही 100 रुपया 500 रुपया रिडीम करके देख लेना है। डायरेक्ट अकाउंट में आया, अगर चेक आ गया तो फिर से प्रोसेस कर लीजिए, अकाउंट में जब आ जाएगा फिर अगली बार आप करेंगे तो डायरेक्ट अकाउंट में आएगा, मतलब वो वेरिफिकेशन हो गया। तो बीच बीच में 100-200 का रिडम्पशन करना चाहिए, 2 साल 3 साल में करके देख लेना चाहिए कि अकाउंट में डायरेक्ट आ रहा है कि नहीं। चेक से तो नहीं आ रहा है, कहीं आप रह रहे थे दिल्ली में, पोस्टिंग चेंज होके आप चले गए बेंगलोर और एड्रेस वहां का अपडेट है, चेक वहां इशू हो रहा है। तो इस तरह से करके आप अपने पोर्टफोलियो को बीच बीच में रिव्यू करते रहिए, रिडीम करके डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट देख लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब आप 3 बजे के पहले परचेज करते हैं और सेम डे एनएवी आपको जब मिलता है रात में 11 बजे, तो ये देखना होगा कि उस दिन मार्केट अगर 1% बढ़ा तो आपको बढ़े हुए रेट से एनएवी मिलेगा। अगर रिडीम कर रहे हैं 1 लाख रुपए आपको पोर्टफोलियो में दिख रहा है और उस दिन मार्केट 1% ऊपर है तो 1,01,000 बढ़ा हुआ पैसा आपके अकाउंट में आएगा। और मार्केट गिरा हुआ है, आपके पोर्टफोलियो में 1 लाख दिख रहा है और आपने आज रिडीम किया 3 बजे पहले और मार्केट उस दिन 1 या 2% डाउन है, तो पैसा जो आएगा वो डाउन वाला मिलेगा। 1% डाउन मतलब 1,000, 2% डाउन है तो 2,000 कम मिलेगा। 1 लाख पोर्टफोलियो दिख तो रहा था पर आपके अकाउंट में 98,000 ही आएगा। पर यदि बढ़ा हुआ है 2%
तो 1,02,000 भी आएगा। तो इस तरह से एनएवी का खेल चलता है। मुझे फोन आ जाता है कि मेरे पोर्टफोलियो में तो 1,00,000 रुपया था, 99,000 क्यों आया? क्योंकि उस दिन 1% मार्केट डाउन था। बढ़ा हुआ होता है तो फोन नहीं आता है कि 1,00,000 था, 1,02,000 कैसे आ गया? क्योंकि उस दिन मार्केट बढ़ा हुआ था 2%, पर बढ़ने पे फोन कभी नहीं आता है, गिरने पे आता है तो लगता है कि हमने ले लिया या ऐप ने ले लिया। कोई लिया नहीं है, मार्केट डाउन था उस दिन तो कम आया, बढ़ा हुआ में करते तो ज्यादा ही आता। जो भी आप धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू, वन टाइम के थ्रू, कभी एक ऐसा पंगा आएगा हेल्थ के रिलेटेड, चाहे ये वाला बड़ा बीमारी बोल दिया जाएगा कान में फूंक करके, है नहीं, 10 में से 8 को यूं ही बोल दिया जाता है, और 2 को ओरिजिनल में हुआ है तो साधारण तरीके से सिद्धू वाला जो वीडियो वायरल हुआ था, जो डिलीट कर दिया बाद में, उसकी वाइफ को हुआ था लास्ट स्टेज तक वाला, और ठीक हो गई। और ये वाला बीमारी कान में फूंक के बोला जाता है, ये फ्रॉड है पूरी तरह से, है ही नहीं, होता ही नहीं है। मोगेम्बो ने एक वर्ड छोड़ दिया, अब पूरे हस्बैंड वाइफ पूरे समाज में खतरनाक वाला रोल अदा करता है। ये बोल दिया तो बस त्राही माम है जिंदगी में, पर ये होता ही नहीं है। इन सभी का जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है। और यहाँ पे एक व्यक्ति ये मिलेगा आपको जो कहता है कि ये खतरनाक है, और मैं कहता हूं कुछ भी है नहीं, फ्रॉड है। 10 में से 8 का तो फ्रॉड है, जो 2 का ओरिजिनल है वो भी धीरे 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 करके ठीक हो जाएगा। अभी लास्ट स्टेज वाला अमित जी ने बंदे को ठीक किया है और साधारण तरीके से हो गया, उसके जिंदगी में तो चमत्कार जैसा लग रहा है। एक गाना है किशोर कुमार जी का, मंझधार में नैया डूबे तो मांझी पार लगाए, मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। करोड़ों लोग इसको मांझी समझ रहा है, पर यही डुबा दे अगर तो बचाएगा कौन? तो बचाने वाला ही मारने वाला हो गया है। आपको इस चालबाजियों को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। इसके लिए आप इस चैनल पे जाएंगे, पॉडकास्ट को आराम से देखेंगे, कितना बड़ा भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे कांटेक्ट करना है और सॉल्यूशन मांगना है। यकीन मानिए, जिसको आप सोच रहे थे कि लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, 1 सप्ताह 10 दिन में 10% 20% राहत मिलेगा और 3 से 5 महीना में पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। गोल जो है 2036 तक 10 साल के बाद 2.5 से 3 करोड़ का है, 85,000 रुपए पर मंथ का एसआईपी चल रहा है, और टोटल वैल्यू जो है आज है 17 लाख का। फंड सारे आपके अच्छे हैं, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, पर ये देखते हैं कि 2.5 से 3 करोड़ का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। अभी 17 लाख है और 85,000 का एसआईपी चल रहा है। तो इसके लिए StarSIP.in में गए और कैलकुलेटर में आपको वन टाइम विथ एसआईपी ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो वन टाइम 17 लाख रुपया है और 85,000 का एसआईपी जा रहा है। 10 साल के बाद सेफर सेफेस्ट 12% के रेट से कैलकुलेट किया तो जो वन टाइम वाला पैसा है 52,79,000 बन जाएगा। एसआईपी वैल्यू जो है 1,90,00,000 हो जाएगा और सब मिला के 2,43,00,000 हो जाएगा। जो टारगेट है, आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्कीम भी आपके सारे अच्छे हैं, इसी में आप बने रहें तो वो टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। 1,00,000 रुपए लमसम करना है। कौन से फंड में करूं? यदि आपके पास टाइम कम है, 10 साल से कम है और रिस्क भी लेना कम है, तो आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, जिसका एएम ज्यादा है, 50-50 हजार दोनों में कर देंगे। लेकिन आपका एज कम है और रिस्क लेने का क्षमता है, टाइम भी ज्यादा है, तो आप स्मॉल कैप में करेंगे जो वन टाइम ले रहे हैं, 50-50 हजार रुपया दोनों में कर सकते हैं। पहले लिक्विड फंड में पैसा रखने के बाद एसटीपी किया स्मॉल कैप में, बाद में लिक्विड फंड से विड्रॉवल लिया, अब एसटीपी ट्रांजैक्शन फेल हुआ, कितना ईसीएस बाउंस चार्ज कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इसमें बैंक का कोई रोल नहीं है। आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर खेला, बैंक को इन्वॉल्व नहीं किया। आपने 1,00,000 रुपया रखा और लिक्विड फंड से पैसा जा रहा है, स्मॉल कैप में जा रहा है, लेकिन अब आप लिक्विड फंड से सारा पैसा निकाल दिए और एसटीपी को बंद करना छोड़ दिए, तो म्यूचुअल फंड से म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है, कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं जाएगा। आप उसको जाके स्टॉप कर दीजिए, या फिर हिट भी होता रहेगा तो कोई चार्ज नहीं जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एसटीपी ऑप्शन वहां जाके आप कैंसिल कर दीजिए। अब फंड को चेंज कर लिए मना करते हैं क्योंकि कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाएगा, कंपाउंडिंग पे इफेक्ट होगा। क्या यही रीजन है? बिल्कुल भी ये रीजन नहीं है। अगर ये पता चल जाए कि मैं जिस फंड में हूं, निपॉन ग्रोथ फंड में हूं, और ये परफॉर्म नहीं करेगा 2 साल आगे, यदि मुझे ये पता हो कि एचडीएफसी मिड कैप अब बेहतर परफॉर्म करेगा, अगर मुझे पहले से पता हो, मैं वो चिरकुट बाबा की तरह हो जाऊं कि पर्ची निकाल करके फ्यूचर को बता सकूं, वैसा चिरकुट हो जाऊं और करोड़ों का भीड़ लगे, अगर मैं ऐसा होता और वो सच होता, तब तो मैं बोलता कि कर लो। लेकिन ऐसा है नहीं, कोई बता नहीं सकता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं यहाँ पे इसलिए मना करता हूं कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं किया तो मैं एचडीएफसी स्मॉल कैप में चला जाऊं। अब आने वाले दिनों में एचडीएफसी स्मॉल कैप परफॉर्म ना करे, एचडीएफसी स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप एक्सिस स्मॉल कैप में स्विच कर गए, एक्सिस स्मॉल कैप परफॉर्म ना करे, वहां वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप सुंदरम स्मॉल कैप में आ गए, अभी सुंदरम अच्छा कर रहा है,
तो आप सुंदरम में चले गए। अभी आप यहाँ पे एक साल में, पिछले एक साल में देखेंगे सुंदरम को 1 2 3 4 5 6 7 टॉप 7 में है ये, मतलब अच्छा है। टॉप 7 में भी कोई आ जाए, टॉप 10 में भी आपका फंड आ जाए तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन आपको कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। सबसे बॉटम में देते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, आईसीसी स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, सब बढ़िया बढ़िया जो है सब नीचे है। तो ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप सोचेंगे कि जो ऊपर परफॉर्म कर रहा है मैं उसमें चला जाऊं, 1-2 साल के बाद फिर ये परफॉर्म नहीं करेगा, फिर क्या करेंगे? इसलिए मैं बोलता हूं कि आप बने रहिए। एएम देख लीजिए, अगर ज्यादा है तो उसमें बने रहिए, आपको निकलना नहीं है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट तब पड़ेगा जब आपको पहले से पता हो कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। आप जिसमें गए और वो परफॉर्म ना करा तो कंपाउंडिंग खराब होगी ना, और ज्यादा खराब होगा। अगर ज्यादा बढ़ता रहे तो फिर तो कंपाउंडिंग और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग से मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि परफॉर्म ऊपर नीचे होएगा फंड, लेकिन हमेशा कोई टॉप पे बना रहे ये प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है। पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप, सारे फंड आपके अच्छे हैं। कंटिन्यू इसमें बने रहिए। बीच बीच में अगर जब भी मार्केट गिरता है थोड़ा थोड़ा स्मॉल कैप में आप टॉप अप भी करते रहिए। लंग्स में पानी भर गया, लुटेरे बता रहे हैं कि निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, किडनी खराब हो गया, तरह तरह का ड्रामा से आपको डराया जाएगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी इस तरह का नौबत आए कि पूरी तरह से डरा दिया जाए और छोड़े ही नहीं कि अभी ही करा लो, एकदम रिलेटिव को बुला करके अकाउंट में पैसा भी डालने बोल रहा है, तो यहाँ घंटी बजाना है और तुरंत वहां से भाग के घर आना है और जो बताया जाए उसको करना है। ये पानी पुनी सब खत्म हो जाता है धीरे धीरे। 1 सप्ताह पूछिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरा आईटी का 2 म्यूचुअल फंड चल रहा है जो अच्छा रिटर्न अभी नहीं दे रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या इसको चेंज कर दो? मैं हमेशा बोलता हूँ सेक्टोरियल फंड से आप निकल करके डाइवर्सिफाइड इक्विटी, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में आपको आना चाहिए। आईटी सेक्टर में है, यहाँ से धीरे धीरे करके, धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं, 6 महीना में एसटीपी करके स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में आ जाइए। वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेहतर होगा। 7 लाख रुपया है, किसमें इन्वेस्ट करो? 5 साल के बाद 2% के रेट से एसडब्ल्यूपी लेना है। अगर आप 2% मंथली सोच रहे हैं कि एसडब्ल्यूपी लेना है तो आप खतरों के खिलाड़ी हो जाएंगे और सत्यानाश होना तय है। 1% के रेट से आप कर सकते हैं। फंड है मल्टी कैप कैटेगरी में, जिसका एम सबसे ज्यादा है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीसी मल्टी कैप, 2 ये ले सकते हैं और 2 फ्लेक्सी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, चारों फंड में बराबर बराबर करके लगा दीजिए। 5 साल के बाद जब आपको जरूरत पड़े तो 1% के रेट से एसडब्ल्यूपी आप कर सकते हैं। उससे कम करना है, ज्यादा नहीं करना है। अगले 15 साल के लिए मेरा पोर्टफोलियो इस तरह से: निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। सारे फंड अच्छे हैं। एक फंड जो आपने लार्ज कैप लिया है इसको आप इमरजेंसी फंड के तौर पे यूज कीजिए, जब कभी जरूरत हो पैसे का तो यहां से निकाल सकते हैं। बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं। बीच बीच में पैसा आता है तो इस फंड में, स्मॉल कैप में आप टॉप अप करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सारे फंड अच्छे हैं, इसको आप इमरजेंसी के तौर पे यूज कीजिए। पोस्ट ऑफिस में पीएलआई लेकर फंस गया, 1 साल हुआ, क्या करें? उसको इमीडिएट स्टॉप कीजिए और जो पैसा गया है 10 दोस्त मिलकर रोज जाइए कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बैठ जाओ अंदर घुस करके। पैसा तो देना पड़ेगा क्योंकि हमने मेहनत करके कमा के दिया है। वो पैसा गया कहाँ, गया कहाँ, गया क्या, त्राही मम मचा दो। और जो पैसा बच रहा है आपको, आप स्मॉल कैप में धीरे धीरे करके एसआईपी कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। starsip.in पे जाके म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ सीखिए, कैलकुलेट कीजिए अपने हिसाब से कि आप कितना एसआईपी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने समय तक रख सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कीजिए कि 10, 11, 12% के रेट से क्या हो सकता है। उसके बाद डिसीजन लीजिए और शुरुआत 500 रुपये पर मंथ से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे समझ बढ़े, फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।